Namaskar and good afternoon to everyone. In this lecture, I will discuss a new topic. This is about the writs. यानी कि आज का जो लेक्चर है वो एक नए टॉपिक पर आधारित है. ये टॉपिक है रिट्स. सबसे पहले मैं रिट्स को डिफाइन करना चाहूँगी कि जो रिट्स है वो क्या होती है. रिट्स आर द रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स. रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स issued by the courts for the enforcement of the fundamental rights, and they ensure the public bodies act within their legal powers. इसका अर्थ ये है जो रिट्स है वो लीगल ऑर्डर होता है, लीगल रिटन ऑर्डर होता है कोर्ट्स के, जो कि कोर्ट्स के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को या फिर किसी और तरह के राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए इशू किए जाते हैं. और ये रिट्स इंश्योर करती है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है, जो पब्लिक बॉडीज़ है, वो एक्ट करे. किस तरह से एक्ट करे? विथिन देयर लीगल पावर्स, विथिन द लीगल प्रोविजंस. यानी कि जो लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल जो प्रोविजंस है, लीगल जो पावर्स उन बॉडीज को दी गई है, उसके अंदर विथिन दैट पावर्स वो एक्ट करे. नाउ आई वुड लाइक टू टेल दैट देयर आर टू इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स. दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है रिट्स को लेकर जो कि हमें याद रखने हैं. पहला है आर्टिकल 32 और दूसरा है आर्टिकल 226. आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226. आर्टिकल जो 32 है इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस किया था कि जो आर्टिकल 32 है ये क्या बात करता है, क्या फिर किसके बारे में है. एंड जो इन टूडेज लेक्चर मैं कुछ चीज़ों को रिवाइज भी करूँगी. दिस आर्टिकल gives the power to the Supreme Court to issue the writs. यानी कि ये जो आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट्स को इशू करने को लेकर, कि जो सुप्रीम कोर्ट है इस आर्टिकल के अंदर वो रिट्स को जारी करे. सेकेंड, आर्टिकल 226 गिव्स द पावर टू द हाई कोर्ट टू इशू द रिट्स. जो आर्टिकल 226 है वो हाई कोर्ट्स को, जितने भी भारत में हाई कोर्ट्स है उनको पावर देता है कि वो रिट्स को इशू करे. Now, I will explain about the types of the writs. कि जो रिट्स है भारत में, जो रिट्स है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा वो कौन कौन सी वो इशू की जा सकती है. पहला है हैबियस कॉर्पस. हैबियस कॉर्पस इट्स लिटरल मीनिंग और इन लिटरल सेंस इट मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ. This is an order issued by the court to the person who has detained other person. किसी पर्सन को ये जारी किया जाएगा जिसने कि किसी दूसरे व्यक्ति को डिटेन किया है. To produce the body of latter before it. यानी कि जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया है उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए, कोर्ट के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए. ये रिट जो है इस बारे में बात करती है. अब जब किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाना है तो कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट का एग्जामिन करेगा. देन द कोर्ट विल एग्जामिन कॉज एंड लीगलिटी, कि क्या कारण रहा और क्या रीजन है इस व्यक्ति को डिटेन करने के पीछे. क्या इस व्यक्ति को लीगली डिटेन किया गया या फिर इसको इलीगली डिटेन किया गया है. कोर्ट ये एग्जामिन करेगा. इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट, अगर कोर्ट को लगता है कि जो डिटेंशन है, डिटेंशन इज इलीगल और द डिटेंशन इज ऑन द बेस ऑफ इलीगल ग्राउंड्स, जो व्यक्ति है उसको इलीगली डिटेन किया गया है, तो जो कोर्ट है उसके पास पावर है
इट कैन रिलीज दैट डिटेन्ड पर्सन। जो कोर्ट है अगर उसको लगता है कि व्यक्ति को इलीगली तौर पर उसको डिटेन किया गया है तो कोर्ट जो है ऐसे व्यक्ति को रिलीज कर सकता है। इस रिट का यही जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य है। द सेकेंड पॉइंट, दिस रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट अथॉरिटीज। जो पब्लिक अथॉरिटीज है या फिर जो प्राइवेट अथॉरिटीज है उन दोनों के विरुद्ध जो हैबियस कॉर्पस का जो रिट है उसको इशू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। बट इट कैन नॉट बी इशूड when the detention is lawful. In the case of lawful detention, the habeas corpus writ cannot be issued. ये जो है इशू नहीं की जाएगी अगर जो है डिटेंशन लॉफुल तरीके से हुआ है। सेकेंडली, डिटेंशन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, अगर जो डिटेंशन है वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा किया गया है तो इस केस में भी जो हैबियस कॉर्पस का जो रिट है वो इशू नहीं किया जाता कोर्ट के द्वारा। तो ये कुछ प्रोविजंस है जो कि हैबियस कॉर्पस जो रिट है उसके बारे में मैंने डिस्कस किए। नाउ द सेकंड इज द मैंडामस। इट्स लिटरल मीनिंग इज वी कमांड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिशियल। एक कोर्ट का ऑर्डर है, एक कोर्ट का रिट है। किसके लिए रिट है? फॉर द पब्लिक ऑफिशियल। क्यों है? टू परफॉर्म हीज ऑफिशियल ड्यूटी, कि वो अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटी उसको परफॉर्म करे, विच ही हैज फेल्ड टू परफॉर्म, जिसको परफॉर्म करने में कोई पब्लिक जो ऑफिशियल है वो असफल रहा है। दैट्स वाई दिस रिट इज इशूड टू दैट पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी। एंड द सेकेंड पॉइंट अबाउट दिस रिट इज दैट इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट It cannot be issued against the President of India and governors of the state. भारत के राष्ट्रपति है, राज्यों के जो राज्यपाल है उनके विरुद्ध जो मैंडामस का जो रिट है वो इशू नहीं किया जाता। और दूसरा जो सिचुएशन है ये कब इशू नहीं होता? when the duty is discretionary not mandatory। अगर जो ड्यूटी है वो डिस्क्रिशनरी है, वो मैंडेटरी नहीं है, तो ऐसे केस में भी जो मैंडामस का जो रिट है इट कैन नॉट बी इशूड बाय द कोर्ट। नाउ द थर्ड टाइप इज द प्रोहिबिशन। इन लिटिल सेंस इट मीन्स टू फोरबिड। प्रोहिबिशन जिसके हमें शब्द से पता चल रहा है कि प्रोहिबिट करना, किसी चीज का निषेध करना। दिस रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट। अब ये जो रिट है ये हायर कोर्ट के द्वारा ये जारी की जाएगी। किसके लिए जारी की जाएगी? टू द लोअर कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल। जो लोअर कोर्ट है और ट्राइब्यूनल है उनके लिए ये रिट जो है हायर कोर्ट के द्वारा जारी की जाएगी। टू प्रिवेंट लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिस्डिक्शन। क्यों जारी की जाएगी? जो लोअर कोर्ट है या फिर जो ट्राइब्यूनल है उसको प्रिवेंट करना, प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिस्डिक्शन। जो उसका ज्यूरिस्डिक्शन है उसको एक्सीड करने से प्रिवेंट करना। इट इज द मेन एम ऑफ दिस रिट। जो प्रोविजन रिट है इसका मेन उद्देश्य यही है। नाउ द सेकेंड पॉइंट अबाउट दिस, इट इज इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। सिर्फ और सिर्फ जो जुडिशियल अथॉरिटीज है या फिर जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज है उनके अगेंस्ट ये जो रिट है ये इशू किया जाएगा। बट इट इज नॉट अवेलेबल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड द लेजिस्लेटिव बॉडीज। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज जो प्रोविजन का रिट है इट इज नॉट अवेलेबल टू दिस अथॉरिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द लेजिस्लेटिव बॉडीज। Now, the fourth type, it is certiorari. In literal sense, it means to be certified or to be informed. This writ is issued by the higher court. Same चीज है, जिस तरह से प्रोविजन वाला जो रिट है वो हायर कोर्ट जो इशू करेगा, ठीक यहाँ पर जो सर्जरी वाला रिट है इट इज ऑल्सो इशूड बाय द हायर कोर्ट। किसके लिए? टू द लोअर कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल।
लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल के लिए ये इशू करेगा हायर कोर्ट। क्यों करेगा? टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद इच और स्क्वेश द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन द केस, कि अगर कोई पेंडिंग केस है लोअर कोर्ट के पास और फिर ट्रिब्यूनल के पास, उसको वो ट्रांसफर करे हायर कोर्ट के पास। इसका मकसद ये है। एंड जो हियर वी मस्ट कीप वन पॉइंट इन माइंड दैट इट कैन बी इशूड अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उसके विरुद्ध भी ये जो रिट है वो इशू की जाएगी, बिकॉज इन 1991 आवर सुप्रीम कोर्ट हैड दैट द रिट ऑफ सर्जरी कैन बी इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इफ दे वायोलेट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज किसी व्यक्ति की राइट्स का हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो उनके विरुद्ध भी ये रिट जो है जारी की जा सकती है। तो यही जो डिफरेंस है इन दो तरह की रिट्स में, कि जो प्रोविजन वाली रिट है इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, व्हाइल द सर्जरी रिट ऑफ सर्जरी कैन बी इशूड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। नाउ द लास्ट और द फिफ्थ टाइप ऑफ द रिट, इट इज क्यू वारंटो। Its literal meaning is why what authority? Why what authority? It is issued by the court to inquiry into the legality of a claim of a person to a public office. यानी कि legality of claim of a person to a public office, कि अगर किसी पर्सन ने किसी पब्लिक ऑफिस के लिए क्लेम किया है, क्या वो लीगल है या फिर इलीगल है, इसको एग्जामिन करेगा इस रिट के थ्रू कोर्ट। अब यहाँ पर एक बात है पब्लिक ऑफिस, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो पब्लिक ऑफिस है उसमें क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। इन द टर्म ऑफ पब्लिक ऑफिस वी इंक्लूड ऑल द ऑफिसेज व्हिच हैव बीन क्रिएटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर एन स्टैट्यूट, जो कि संविधान के अंदर क्रिएट किए गए या फिर किसी स्टैट्यूट के अंदर क्रिएट किए गए ऐसे ऑफिस को जो पब्लिक ऑफिस माना जाता है। तो इनको जो है इस रिट के दायरे में इनको इंक्लूड किया जाता है। बट द मिनिस्ट्रियल ऑफिसेस और द प्राइवेट ऑफिसेस, दिस रिट कैन नॉट बी इशूड। इन द केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसेस एंड द प्राइवेट ऑफिसेस, द रिट ऑफ क्यू वारंटो कैन नॉट बी इशूड। इन केस में मिनिस्ट्रियल ऑफिस हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो, इनके केस में जो है क्यू वारंटो वाला रिट जो है कोर्ट के द्वारा वो इशू नहीं किया जाएगा। तो हमने देखा कि जो 5 तरह की रिट है उनको कब कब जो है कोर्ट के द्वारा उनको जो इशू किया जाएगा। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कि जो डिफरेंस क्या रहता है। रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का भी और हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 के अंडर और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 के अंडर क्या क्या डिफरेंस है। द फर्स्ट डिफरेंस, पहला जो डिफरेंस है, द सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू इशू द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स only, but the high court has power to issue the writs for the enforcement of the fundamental rights and for the any other purpose. अब यहाँ पर एक टर्म आता है any other purpose. Any other purpose means कि High Court has power to issue the writs for the enforcement of any other legal rights. Thus, we can see that in this case, we can see that the writ jurisdiction of the High Court is wider than that of Supreme Court. यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से वो वाइड है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल जो है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट के लिए ही रिट को इशू कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो दो पर्पस के लिए वो रिट को इशू करेगा। पहला है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और सेकेंड है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी अदर लीगल राइट। पहला डिफरेंस। सेकेंड है द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट्स against the person or the public authorities or the government throughout the territory of India.
यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है वो किसी भी व्यक्ति, पब्लिक अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट उनके विरुद्ध होगी जो कि भारत के किसी भी कहीं भी वो स्थित है। बट द हाई कोर्ट हैज पावर टू इशू द रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन or the public authority or the government which is within its territorial jurisdiction, जो कि उसके territorial jurisdiction में स्थित हो। So we can see that territorial jurisdiction of the Supreme Court is wider than that of the High Court. तो यहाँ पर जो territorial jurisdiction है सुप्रीम कोर्ट का वो हाई कोर्ट से वाइड है। थर्ड डिफरेंस, The remedy under Article 32 is in itself a fundamental right. जैसा कि मैंने बताया भी है कि जो आर्टिकल 32 है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, which talks about that any person can move to the Supreme Court if there is the violation of his fundamental right. He can move to the Supreme Court for the enforcement of his fundamental rights. So the remedy under the Article 32 is in itself a fundamental right. So the Supreme Court may not refuse to exercise his power, exercise his writ jurisdiction. तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो he may not refuse, वो रिफ्यूज नहीं कर सकता। इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल जो 32 है इसके तहत अपने रिट ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करने से। बट अंडर आर्टिकल 226 द रेमेडी इज डिस्क्रिशनरी, सो द हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर दिस आर्टिकल। तो हाई कोर्ट के पास ये एक डिस्क्रिशन है कि वो रिफ्यूज कर सके, बिकॉज जो रेमेडी है आर्टिकल 226 के अंदर वो डिस्क्रिशनरी है। सो वी कैन सी दैट सुप्रीम कोर्ट इज द ग्रांटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, हम ये कह सकते हैं। तो हमने 3 डिफरेंस को देखा। इफ वी टेक द क्विक रिविजन ऑफ दिस होल लेक्चर, इन फर्स्ट I discuss the definition of writs, कि writs क्या होती है, कि क्यों जारी की जाती है, कौन इसको जारी करता है। These are the written order which are issued by the court for the enforcement of the fundamental rights and to ensure the public bodies to act within their legal powers. And so I also discussed the 2 important Article 226 and Article 32. Article 32 gives the power to the Supreme Court to issue the writs for the enforcement of the fundamental rights, and while the Article 226 gives the power to the High Courts to issue the same kinds of the writs. Even जो अदर पर्पस के लिए रिट जो जारी करता है हाई कोर्ट, उसकी भी ये आर्टिकल बात करता है। After it, I discussed the various kinds of writs. First is the habeas corpus. This is the order, this is the writ which is issued by the court against a person who has detained another person to produce the detained person before the court, so that court can examine the cause and legality of the detention. इसका मेन पर्पज यही है। Second is the mandamus. This is the order issued by the court to the public official to perform his public duty which he has failed to perform. Third one is the provision. This is issued by the higher court to the lower court and the tribunals to prevent them from exceeding their jurisdiction. इसका मेन पर्पस ये है। Fourth is the certiorari. It is also issued by the higher court to the lower court, to the tribunal, to transfer any case pending before them or squash the order of the latter in case. जो लास्ट है क्यू वारंटो है, it is also issued by the court to inquire into the legality of a claim of a person to the public office,
कि किसी व्यक्ति ने पब्लिक ऑफिस के लिए जो क्लेम किया है कि वो लीगल भी है या फिर नहीं है। इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए कोर्ट जो है क्यू वारंट वाले रिट को इशू करता है। एंड इन लास्ट आई डिस्कस्ड द डिफरेंस between high court difference. I discussed the तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस की मैंने बात की, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। कि जो सुप्रीम कोर्ट है it has power to issue the writs only for the enforcement of the fundamental rights, but the territorial jurisdiction of the Supreme Court is wider than that of High Court. जो हाई कोर्ट है उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से नैरो है, लेकिन जो दूसरे सेंस में जो हाई कोर्ट है, जहाँ पर जो हाई कोर्ट है जो रिट्स है वो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए भी वो इशू करेगा, प्लस वो एनी अदर पर्पस यानी कि जो दूसरे जो लीगल राइट्स हैं उनके इन्फोर्समेंट के लिए भी वो इशू करेगा। तो इस सेंस में जो हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है इट इज़ वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और हमने देखा कि किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, वो प्रोटेक्टर है, बिकॉज जो रेमेडी है आर्टिकल 32 के अंदर वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। सो सुप्रीम कोर्ट में नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन जो आर्टिकल 226 है उसके अंदर जो रेमेडी है इट इज डिस्क्रिशनरी, सो द हाई कोर्ट्स में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन। हाई कोर्ट जो है यहाँ पर वो अपना जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है उसको एक्सरसाइज करने से वो रिफ्यूज भी कर सकता है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ज़रूर यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। जब आप फंडामेंटल राइट्स यानी कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप काफ़ी डिटेल में पढ़ो तो आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स है और जो रिट्स है वो कितना इम्पोर्टेंट है, एक टॉपिक है भारत के संविधान के अंदर, बिकॉज दे इंश्योर दे प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स। वो जो इंडिविजुअल के राइट्स उनका प्रोटेक्शन की बात करते हैं, एंड दे प्रोटेक्ट द citizen or the individual from the arbitrary action of the government or the government authorities। तो हम देखते हैं कि जो रिट्स है इनका एक बहुत ही बड़ा एक योगदान है, ये योगदान है इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने में। और जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है उनको जो है मनमाने ढंग से जो है जो इंडिविजुअल है उनके राइट्स को जो है वो कर्ब नहीं कर सकती है, वो उनका जो है उल्लंघन नहीं कर सकती, उनको वो वायलेट नहीं कर सकती है। तो मैं अपने लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच और नमस्कार।